साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, जो आज की ये वीडियो है जिसके ऊपर हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं, साथियों ये स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी ये वीडियो है, क्योंकि स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आपकी पंचायती राज व्यवस्था आती है। तो साथियों, इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि वास्तव में भारत के अंदर स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब से प्रारंभ मानी जाती है, इसका जनक कौन है, और जो है इसके बाद यही स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था होती है इसकी पहल भारत में कब की जाती है, और इस पंचायती राज व्यवस्था को कब संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। और देखा जाए तो भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था का किसे जो है शिल्पकार माना जाता है। बहुत सारे यूनिक क्वेश्चन परीक्षा से संबंधित आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण यूनिक जानकारी भी आपको मिलेगी। साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय स्वशासन। सबसे पहले हमें स्थानीय स्वशासन के बारे में जानना होगा कि स्थानीय स्वशासन से आशय ये है कि जैसे मान लीजिए आपका भारत देश है, तो देश के जब कोई भी बड़ा देश होता है तो एक व्यक्ति या अगर आप कह लें प्रधानमंत्री या कोई भी एक शासक पूरे देश को चला नहीं पाता है, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण करना होता है, यानी सत्ता को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिसके कारण जो है स्थानीय लेवल पे वहाँ के स्थानीय लोगों को उस सत्ता का भागीदार बना करके जो है विकास के कार्य को यानी देश का बहुत तेजी के साथ स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के तहत विकास किया जाता है। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण कर देना ही स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आता है। बात यह है कि आखिरकार भारत में इसकी शुरुआत कब से होती है। जब हम भारत में इसकी शुरुआत की बात करते हैं, वैसे तो प्राचीन काल में भी देखा जाए तो मौर्य काल से लेकर के अगर प्राचीन काल में जाइएगा तो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था मौर्य काल में थी, फिर मुगलों के हाथ चली गई, फिर जो है भारत जब अंग्रेजों के अधीन था तो उस समय स्थानीय स्वशासन जो था यानी जो ये व्यवस्था थी ये आपकी जो है अंग्रेजों के अधीन थी। तो उस समय बात करेंगे 1864 ईस्वी में। 1864 की बात हो रही है आज़ादी से पहले। तो 1864 ईस्वी को भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी गई थी। और यदि बात की जाए कि भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसके समय से होती है, तो वो थे आपके लॉर्ड मेयो। सर्वप्रथम लॉर्ड मेयो ने 1870 ईस्वी में ग्राम पंचायतों को कार्यात्मक रूप से एवं वित्तीय सहायता प्रदान किया था। लेकिन यदि असली जो है भारत में शुरुआत यदि स्थानीय स्वशासन की कही जाए तो वो आपके लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इसकी शुरुआत होती है, पूरे भारतवर्ष में होती है। इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पितामह यानी उसे जनक भी माना जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को इसलिए माना जाता है क्योंकि लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी को एक जो है प्रस्ताव जो है स्थानीय स्वशासन के लिए उन्होंने पारित किया, और वह प्रस्ताव पूरे देश में लागू होता है। पूरे देश में पंचायत स्थानीय स्वशासन को लागू करने की बात की जाती है इस प्रस्ताव के तहत, और इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आपसे यदि पूछा जाए स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे बोला जाता है, तो यही 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया गया था, वही जो प्रस्ताव जो उन्होंने पारित किया था, वही पारित प्रस्ताव ही जो है स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। अब बात करें, इसीलिए देखिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इसके बाद बात यदि बहुत सारा बीच में बदलाव होते हैं, बहुत सारे इसमें पहले की जाती है, लेकिन हम लोग सीधा आते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 पे। अब आज़ादी से पहले ही हैं अभी हम लोग। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थानीय स्वशासन को देख रहे हैं, स्थानीय स्वशासन को पूर्णतः राज्य सूची का विषय बना दिया गया। आखिरकार आपसे पूछा जाए किस शासन अधिनियम के द्वारा जो है स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची का विषय माना गया था, तो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को जो है राज्य सूची का विषय माना गया था। उसके बाद आपका जो है बात आती है आज़ादी के बाद, जब आपका भारतीय संविधान बन चुका था,
तो उस भारतीय संविधान बनने के बाद जो है भारत के अंदर स्थानीय स्वशासन के लिए पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा बहुत अधिक प्रयास किया गया, पहल किया गया। और उन्होंने क्या किया, 2 अक्टूबर 1952 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक पहल की जाती है, जो है पंचायत, अब स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विकास के लिए पहल की जाती है। और उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया, एक कार्यक्रम चलाया जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ होता है भारत में 2 अक्टूबर 1952 को। ये बहुत बड़ी पहल थी, किसको लेकर के, पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के। लेकिन उसके बाद जो है आप देखेंगे कि 1952 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, ध्यान देना है आपको, अब यहाँ पे आता है कि सर्वप्रथम जो है प्रायोगिक तौर पे कौन ऐसा राज्य था जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था को प्रायोगिक तौर पे सबसे पहले लागू किया गया। वो राज्य है, आपसे पूछा जाता है, आंध्र प्रदेश। यानी 2 अक्टूबर 19 जो है देख रहे हैं कि 2 अक्टूबर 1952 के द्वारा जो है एक प्रोग्राम चलाया जाता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। उसके बाद 1958 को जो है एक प्रायोगिक तौर पे पंचायती राज व्यवस्था को आंध्र प्रदेश में लागू किया जाता है, देखा जाता है। फिर उसके बाद जो है आपको ध्यान में रखना होगा कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला से वास्तव में रियल तौर पे भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था की असली शुरुआत की जाती है। तो ये आता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब की जाती है, तो 2 अक्टूबर 1959 में की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की जाती है। किस जिले से की जाती है, नागौर, राजस्थान के नागौर जिला से की जाती है। उसके बाद क्या होता है कि 1959 को ही जो है 2 राज्यों में जो है प्रायोगिक तौर पे न कह के 2 राज्यों में, एक पहले से 1958 में आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था प्रायोगिक तौर पे लागू थी, और फिर उसके बाद राजस्थान, यानी 1900 देखा जाए 1959 में राजस्थान और आंध्र प्रदेश, इन दोनों राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कर दिया गया। फिर इसके बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बहुत ज़बरदस्त, देखिए अब पहल की जाती है। एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अब बात आती है कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अनवरत जो है, मतलब जो है प्रयास जारी रहा, और इसी के क्रम में जो है एक समिति का गठन किया जाता है कि आखिरकार भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किस तरीके से, किस रूप में लागू किया जाए और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इसको लेकर के एक समिति बनी। यह पंचायती राज व्यवस्था की पहली समिति थी। देखा जाए तो 5 समितियां भारत के अंदर बनाई गई थी पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के। पहली समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, जिसे BR मेहता के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी BR मेहता ही देता है, बलवंत राय मेहता पूरा नाम नहीं देता है। ये समिति बनी थी 1957 में देखा जाए, और इस समिति ने बलवंत राय मेहता को जो है ध्यान में रखना है, आता है क्वेश्चन कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार, वास्तुकार किसे माना जाता है, तो पंचायती राज व्यवस्था का जो शिल्पकार हैं भारत के अंदर, वो बलवंत राय मेहता को माना जाता है। यानी आपका जो है BR मेहता को जो है भारत का पंचायती राज व्यवस्था का उन्हें शिल्पकार माना जाता है। उसके पीछे कारण क्या था, इन्होंने जो है बलवंत राय मेहता की पहली समिति थी जिन्होंने भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का रूप दिया था। यानी ग्राम स्तर पे, यानी मतलब ये ग्राम स्तर पे, ग्रामीण लेवल पे, खंड विकास यानी ब्लॉक स्तर पे, और जिला पंचायत मतलब ग्राम पंचायतें, ब्लॉक लेवल यानी क्षेत्र पंचायत, और आपकी जिला पंचायत। यानी बलवंत राय मेहता ने ही सबसे पहले सुझाव दिया कि भारत के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था
किसने सुझाव दिया था या किस समिति की अनुशंसा पे लागू किया गया था? तो ये पहली समिति थी बलवंतराय मेहता समिति, जिन्होंने ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत 3 पंचायतों की पहल की। इसके बाद अशोक मेहता समिति आती है 1977 में। उन्होंने कहा कि नहीं, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भारत में होनी चाहिए, एक होनी चाहिए जिला परिषद और एक उन्होंने कहा मंडल परिषद। इन 2 की बात उन्होंने सुझाव दिया था। आगे यदि राव समिति की बात की जाए तो ये समिति 1985 में बनती है और इन्होंने जो है सुझाव दिया था, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कुछ आरक्षण को लेकर के बात करी थी। लेकिन जो नीचे की 2 समितियां हैं, एक आपकी सिंघवी समिति है 1986 में और एक है पीके थुंगन समिति। कभी कभी पूछता है थुंगन समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये जो दोनों समितियां 1986 एवं 1988 में बनी, इन दोनों समितियों ने ये कहा था कि भारत की जो पंचायती राज व्यवस्था है, जब तक उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं किया जाएगा तब तक जो है स्थानीय स्तर पे यानी लोकल लेवल पे स्थानीय जो है विकास, आपका भारत का संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा, स्थानीय स्तर पे विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा जब ग्राम पंचायतों को, तो उनके पास एक अधिकार होगा, एक विषय होगा, एक निश्चित रूप से पावर एवं क्षेत्र होंगे, उसके लिए वित्तीय व्यवस्थाएं की जाएंगी, तो एक विकास और तेजी से होगा। तो संवैधानिक दर्जा जो है थुंगन समिति ने इन्होंने पहल की। अब देखिए इन्हीं के पहल के द्वारा होता क्या है, अब दरअसल आगे चल के अब आप एक बात यहाँ पे प्रश्न कर सकते हैं कि दरअसल जब भारतीय संविधान बना था, जब बन करके लागू किया गया, तो क्या उस समय ग्राम पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के क्या कोई अधिनियम नहीं बनाया गया था? दरअसल बनाया गया था, वो है संविधान का अनुच्छेद आपका 40, यानी संविधान का अनुच्छेद 40 देखेंगे तो संविधान का आपका जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं उसी के अंतर्गत आता है एक अनुच्छेद 40। और अनुच्छेद 40 में स्पष्ट रूप से आर्टिकल 40 में बात लिखी गई है कि जो राज्य होगा वो ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। राज्य में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है कि हर स्टेट स्थानीय स्तर पे ग्राम पंचायतों का गठन करके जो है अपने स्टेट का, देश का विकास करेगा। लेकिन ये इतनी ही बात कही गई थी और बहुत ज़्यादा इसके लिए संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए उस समय जो है कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे आपके पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव द्वारा जो है 73वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है। उन्होंने 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में लाया। देखा जाए तो 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की उसके ऊपर मुहर लग जाती है, सहमति बन जाती है और 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज व्यवस्था को लेके था, ये पूरे संपूर्ण भारत में लागू माना जाता है। यानी यूं देखा जाए तो 1992-93 में आज़ादी के इतने दिनों के बाद 1992-93 में जाके, यानी आप देख रहे हैं कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम जा करके 1992 में जो है उसे लाया गया। लेकिन 24 अप्रैल 1993 को जा करके पूरे भारतवर्ष में इसे लागू किया गया। यानी अब पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा उस समय मिल चुका था, उसे संविधान में एक जगह मिल चुकी थी। तो आखिरकार उसे भारतीय संविधान में कहाँ स्थान दिया गया? तो उसे पंचायती राज व्यवस्था को देखा जाए तो भारतीय संविधान के भाग 9 में और अनुच्छेद 243 अगर आता है। 243 का संबंध किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से है। 243 ए से लेकर 243 ओ तक इस तरीके से देखा जाए 16 नए अनुच्छेद जो है जोड़े जाते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 9 में 243 ए से लेके 243 ओ तक 16 नए अनुच्छेद जोड़े जाते हैं और एक अनुसूची भी जोड़ी जाती है। इसके पहले भारतीय संविधान में 1992-93 से पहले मात्र 10 ही अनुसूचियां थीं, लेकिन ये 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के थी, ग्राम पंचायतों को लेकर के थी। 11वीं अनुसूची भी जोड़ी जाती है। तो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे कि आखिरकार भारत में किस तरीके से स्थानीय स्वशासन धीरे धीरे जो है
पंचायती राज व्यवस्था का रूप लिया और किस तरीके से इसका जो है भारत में विकास होता है, किस क्रम में, इसकी आपको हिस्ट्री भी समझ में आ रही होगी और महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा के इसमें सारे क्वेश्चन भी लिए गए हैं। आगे है, अब आपने देखा ये सारी बातें होगी। अब देखिए थोड़ी हम लोग बात करते हैं कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करते हैं। राज्य वित्त आयोग कैसी संस्था है? एक संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है आपकी। ये भी पूछा जाता है संवैधानिक प्रावधान के तहत। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक प्रावधान के तहत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है। जैसे राज्य के अंतर्गत राज्य के राज्य के अंतर्गत पंचायतों का चुनाव कराया जाना है, इसका निर्णय कौन लेगा? तो याद रखना, इसका निर्णय कौन करता है? राज्य सरकार करती है कि कब चुनाव कराया जाना है। अब राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति आपके राज्यपाल करते हैं। ठीक है, तो ये रहा। तो इस तरीके से आपने देखा कि भारत के अंदर जो है आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का डेवलपमेंट कैसे होता है। इसकी शुरुआत 1864 से चलते चलते जाके फिर 1992-93 में देख 73वां संविधान आता है। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। 1992-93 में ये होता है। तो इस तरीके से आप जान पाए कि भारत के अंदर कैसे जो है स्थानीय स्वशासन धीरे धीरे जो है पंचायती राज व्यवस्था का रूप लेता है। अभी इसके अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी छूटे हुए हैं जो बताने की ज़रूरत है कि ग्राम पंचायतों में कितने प्रतिशत आरक्षण है महिलाओं के लिए, 33% है। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके कार्यकाल कितने होते हैं, बहुत सारी हैं। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाती। मेरा उद्देश्य बस इतना ही था इस वीडियो के अंतर्गत बताना कि स्थानीय स्वशासन का विकास भारत में कैसे हुआ, किन किन चरणों, किन किन दौरों से, किन किन समितियों के द्वारा होता है। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण आपको जानकारी भी मिली और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ आपको यूनिक जो है महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी इसमें सारे क्वेश्चन को भी सबमिट किया गया है। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने लोगों में जरूर शेयर करिएगा, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।